स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। इन्वायरमेंटल लेक्चर्स की ये कहानी जो हम लोगों ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से शुरू करी थी, आज हम लोग इसका समापन पेरिस एग्रीमेंट पे करने जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेरिस एग्रीमेंट खत्म करने के बाद आपका इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा। आज जो यूनिट आपकी खत्म होने जा रही है वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस है, जिसके बैकग्राउंड को एक बार अगर हम लोग क्विक रिवाइज करें तो ये सारी स्टोरी अर्थ समिट से शुरू होती है। अर्थ समिट क्यों बुलाई गई थी आप जानते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो वादे किए गए थे उन वादों को ठीक तरीके से नहीं निभाया गया और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की शर्तों को लागू करवाने का जो आखिरी प्रयास था वो थी अर्थ समिट। यहाँ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकले थे और इन्हीं रिस्पॉन्सेज में यहाँ से UNFCCC का गठन किया गया था। UNFCCC जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC में जिन भी पार्टीज ने सिग्नेचर किए थे, जो भी राष्ट्र समूह इसके सदस्य बने थे, उनको हम लोग कोप के अंदर रखते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंतर्गत रखते हैं। और इन्हीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की सालाना बैठकें होती हैं, जिसे हम लोग कोप 1, कोप 2 से लेकर के आज कोप 26 के क्रम में जानते हैं। सारी की सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑन पार्टीज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें जो जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने जो आखिरी टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जिसकी मियाद 2020 में खत्म हो रही है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि एनेक्स 1 के जो कंट्रीज थे उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको 5.2 एक ग्लोबल एवरेज तक घटाना था। लेकिन इसकी जो मियाद है 2020 में खत्म हो रही है। 2020 के बाद क्या होगा, इसी बात पे चर्चा करने के लिए जब कोप 21 की मीटिंग हुई पेरिस में, तो वहां पर जो समझौता हुआ उसे हम लोग पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एकॉर्ड, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या पेरिस जलवायु समझौते के नाम से जानते हैं। अब अगर आप लोग एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो 1972 कुछ और दौर था, 1992 भी कुछ और दौर था जब अर्थ समिट हुई। क्योटो प्रोटोकॉल भी एक अलग टाइम पीरियड था 1997। लेकिन 2015 जब आया तो सारी दुनिया को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर अब भी धरती को बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया तो शायद बहुत दूर हो जाएगी, बात बिगड़ जाएगी और इस पृथ्वी के अस्तित्व पर संकट खत्म हो जाएगा। तो यहां पर जो मुख्य चीज आपको समझनी है पेरिस एग्रीमेंट में, वो ये समझनी है कि उस समय की कॉन्टेम्परेरी सिचुएशंस क्या हैं। कॉन्टेम्परेरी सिचुएशंस में अनेक देशों की जो राजधानियां हैं वो डूब रही हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इसमें इंडोनेशिया आता है, इसमें फिलीपीन आता है और भारत की आर्थिक राजधानी जो मुंबई है वो भी इसी श्रेणी में आती है। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर के देशों पर दबाव है कि एक आखिरी कदम अब उठा लेना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ 196 कंट्रीज पेरिस में मिले। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस के इतिहास में इससे ज्यादा देशों ने कभी भी भाग नहीं लिया था। ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा पॉइंट, सारे के सारे कंट्रीज एक मत हैं, एक राय है कि हमें किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है और इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना ही है। तो फिर यहां पर हुआ क्या, मैं आपको सीधे कंक्लूजन बताता हूं। यहां से दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात ये कि जो चेतावनी 2030 है, वार्निंग 2030 है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। वार्निंग 2030 में क्या कहा गया कि जब वर्ष 2030 आएगा तो पृथ्वी का औसत तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा और अगर ऐसा होता है तो विश्व के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए पेरिस एग्रीमेंट का जो फर्स्ट पिलर है
वो है ये कि जब वर्ष 2030 आए तो पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री तक ना बढ़ने पाए। ऐसा प्रयास सभी देशों को करना है। तो क्या कोई टारगेट भी बनाया गया? जी हां, टारगेट ये बनाया गया कि 2 डिग्री तक तो हमें रोकना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री पर सीमित कर दिया जाए। 1.5 डिग्री से ज्यादा, 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वर्ष 2030 तक ना बढ़ने पाए। ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात ये कि 21वीं सदी के मध्य में, 21वीं सदी के मध्य का मतलब हो गया कि इन द ईयर ऑफ 2050, जब वर्ष 2050 आएगा तो दुनिया भर के देशों को यह कोशिश करनी होगी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको न्यूट्रल कर दिया जाए। ये जो कार्बन कटौती वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगातार सीख रहे हैं कि कभी 5.2 तक एमिट करना है, कभी 1.5 डिग्री तक मेंटेन करना है, इसको न्यूट्रल कर दिया जाए, इसको तटस्थ कर दिया जाए और पूरी पृथ्वी को कार्बन कचड़े से, कार्बन पोल्यूशन से, ग्लोबल वार्मिंग से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से मुक्ति दिला दी जाए। ये है 2050 का टारगेट। इसमें सभी देश एग्री हैं, तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री ये भी कहती है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का बहुत बुरा हाल हुआ है। लोग वादा करके तो चले गए हैं, लेकिन वादे को ठीक तरीके से निभाया नहीं गया है। इसलिए ये माना गया कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट होगा ये साइक्लिक होगा। एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में इस बात की जांच करी जाएगी कि किस देश ने कितना योगदान दिया। अब अगर योगदान की बात करें तो आप जरा इस टेबल को देखिए। इस टेबल में कुछ कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि पहले नंबर पर चाइना नजर आ रहा है, दूसरे नंबर पे यूएसए नजर आ रहा है, तीसरे नंबर पे इंडिया नजर आ रहा है। ये वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा कार्बन पोल्यूशन करते हैं, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, सबसे ज्यादा कार्बन प्रोडक्शन करते हैं। तो इन देशों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे देशों की बात करें जैसे कि जाम्बिया, जैसे कि मोरक्को, तो ये सब तो आज भी न्यूट्रल हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो ज्यादा कार्बन प्रोडक्शन करने वाले कंट्रीज हैं उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, जो कम कार्बन प्रोडक्शन करने वाले कंट्री हैं उनकी जिम्मेदारी छोटी है। मोरक्को और जाम्बिया इसमें आइडियल कंट्री आते हैं, जबकि यूएसए यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करता है, चाइना सबसे ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करता है। तो इसको आप इस टेबल में देख सकते हैं कि कौन से कंट्री की सिचुएशन इस समय क्या है। इसके बाद एक और निर्देश यहाँ पर दुनिया भर के देशों को दिया जाता है कि आप लोगों को यह भी प्रयास करना है कि आप ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि यदि वैकल्पिक ऊर्जा के साधन बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कार्बन का प्रोडक्शन अपने आप घट जाएगा। वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में अगर आप सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ाएंगे, अगर आप विंड एनर्जी के उपयोग को बढ़ाएंगे, तो भी कहीं ना कहीं कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी घट जाएगी। तो यहाँ से एक नया फ्रेमवर्क भी तैयार होता है कि हमें किस तरीके से ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, इनकी तरफ जाना चाहिए। हालांकि अमीर देशों की जिम्मेदारी ये भी हो जाती है कि वो गरीब देशों की सहायता करें और उन देशों में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों को डेवलप करें जिसकी उन्हें नीड है। यहाँ पर एक डिस्प्यूट भी है, और डिस्प्यूट ये है कि जो फंड है उस फंड को कैसे अरेंज किया जाएगा, क्योंकि गरीब देशों की सहायता करनी है, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ भागना है, तो इन सब के लिए हमें फंड की नीड पड़ेगी। डेवलप कंट्रीज का ये कहना है कि अगर हम सारा फंड इन सारी चीजों में लगा देंगे तो हम अपना डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। और गरीब देशों का कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उन्हें तो फंड मिलेगा, उन्हें तो फायदा होगा। तो इस एक छोटे से डिस्प्यूट के साथ अमेरिका इस समझौते से हट भी गया था, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप के टाइम की है जो मैं आपको बता चुका हूं। हालांकि जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग में अमेरिका को दोबारा पेरिस एग्रीमेंट में शामिल होने के संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इस तरीके से पेरिस एग्रीमेंट का ये ओवरव्यू आपके सामने रख दिया मैंने, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको संक्षेप में मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस की ये जो सीरीज है ये हमारी यहाँ पर समाप्त होती है।
अब आगे इसी क्रम में हम लोग अगले वीडियोस को शूट करेंगे और जल्द से जल्द आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।